हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, बहुत ही कम समय बचा है आप लोग के परीक्षा में बच्चों, इसलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्प करने के लिए लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बच्चों। जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है प्रथम पाली में बच्चों, उनके लिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। 100% यही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के परीक्षा में छपने वाला है बच्चों। 112 आपका विषय कोड रहने वाला है बच्चों, याद रखिएगा विषय कोड आपका 112 रहने वाला है। आपका ये फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे जरूर ही देख कर जाइएगा, ताकि आपको 21 फरवरी को पूरा 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको है ना माइंड में रहे बच्चों। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। लेकिन जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा मेरे प्यारे साथी, वो आप लोग कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप लोग 81,025,82,657 पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग कि गुरुजी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, पीडीएफ हमको चाहिए जो आज का क्लास हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसा आप बोलिएगा और क्लास लिख दीजिएगा कि कौन क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लोग को हम ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, पहला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, जल्दी बताओगे बाबू। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो है बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। समतल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताइएगा किलोवाट घंटा मात्रक होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। किलोवाट जो घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा आप लोग एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, आप लोग इसको याद रखोगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, बताइए बाबू क्या होगा आपका, है ना। सेल का विद्युत वाहक बल होता है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है। सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, बताओगे आप लोग पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी बताइएगा आप लोग। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले सवाल में बताओ आप लोग गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कहा ना क्या संबंध होता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, आप लोग याद रखेंगे एफ बराबर r/2 होता है बच्चों, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, r बराबर 2f हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, जल्दी बताइए आप लोग मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, याद रखोगे बाबू आप लोग उत्तल लेंस पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा क्या होगा आपका, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है किस भाग पर बनता है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग, याद रखिएगा रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। 9वां नंबर सवाल है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित तो होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए बाबू विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ना। कोयला जो है बच्चों वो क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बताओगे। अगला सवाल है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग। 12वां नंबर सवाल है खतरे के संकेत में किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताओगे बाबू। तो खतरे के संकेत में प्रकाश के किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल है ना ऊर्जा के स्रोत है, बताइए आप लोग। सूर्य तथा है ना तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत किसे माना जाता है बच्चों, आप लोग इसको याद रखोगे,
ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जिन बच्चों का 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उनका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो मेरे प्यारे बच्चे। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली इसी प्रकार से आपको वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा बच्चों किसी न किसी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला बताइए बाबू क्या होने वाला है, 14 नंबर सवाल है ना। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है बच्चों, ये बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन दर्पण का सूत्र है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर आपका होने वाला है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है बच्चों। तो कहेंगे आप लोग कि जो टिंडल का जो प्रभाव है ये ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जंगल में देखा जा सकता है। याद रखिएगा आप लोग जंगल में देखा जा सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये बताइए आप लोग। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या होती है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। आप कहेंगे अपवर्तन के सिद्धांत पर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो कैसा होता है, आप कहेंगे वास्तविक और उल्टा होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर सवाल है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसका मतलब आई का मान क्या होगा, तो वोल्ट बता क्या होता है बच्चों, सेकेंड मतलब टाइम होता है, वोल्ट बटा टाइम होता है बच्चों। तो कह देंगे 220 बटा आपका हो जाएगा है ना 60 मिनट 60 सेकेंड हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल, इस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा। धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते 20वां नंबर सवाल है बाबू, बताइएगा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये बताइए आप लोग। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ये बताइए आप लोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया है बच्चों, याद रखोगे आप लोग, फैराडे के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो खोज है फैराडे के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, 22वां नंबर सवाल है, 21वां हो गया बच्चे। चलो बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल बताओ बाबू क्या होने वाला है। राइट आंसर, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। देखिए चुंबकियों को है ना, चुंबकों के सजातीय ध्रुव, इसका मतलब मान लीजिए प्लस और प्लस चार्ज के बीच क्या होता है बच्चों, आप लोग कहेंगे प्रतिकर्षण होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 23वां नंबर सवाल है बाबू, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जल्दी बताइएगा बाबू। विद्युत मोटर जो है वो किसको परिवर्तित करता है, जल्दी बताओगे बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताएंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, आप लोग याद रखोगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा। और एक और होता है बच्चों डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, 25वां नंबर, आकाश का रंग नीला जो है क्यों प्रतीत होता है, बताओ बाबू क्या होगा। राइट आंसर, आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, आप लोग इसका कमेंट में है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे बाबू। 26 नंबर का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, 1 किलोवाट बराबर होता है, ये बताइए आप लोग। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है
है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 किलो वाट बराबर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 3.6 गुने 10 पर बराबर 6 जूल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला सवाल है बाबू, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाबू आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो सारे गामा पाधा निशा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 7 सुर होते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उन उपचयन की गति हो जाती है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। तो वायुरोधी खाद्य न जो खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की जो गति हो जाती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, आप लोग कहेंगे धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला बताइए बाबू क्या होगा। 31 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है बच्चों। देखिए यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कॉपर का अवकरण हो रहा है बच्चों, नहीं ऑक्सीकरण हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ये बता दो बाबू क्या होगा राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। देखिए बाबू याद रखोगे आप लोग, श्वेत रंग का होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता बाबू, समीकरण ये जो दिया गया है आपके सामने, यह किस अभिक्रिया को दर्शाता है, ये बताइए आप लोग। ये जो समीकरण दिया गया है किस अभिक्रिया को दर्शाता है बाबू, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा। ये जो है बच्चों वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताओ बाबू, 34 नंबर सवाल है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये बताइए आप लोग। किसी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित कराते हैं तो कौन से यौगिक का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। Fe3O4 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू 35 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में पीएच है ना, हमारे शरीर जो है कितने परास के बीच कार्य करता है, ये बताइए आप लोग। हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। 7 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर है वो कौन नियंत्रित करता है बाबू, याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इंसुलिन करता है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, ये बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। देखिए सी ए पर प्लस चार्ज होता है और याद रखिएगा सी एल पर माइनस चार्ज होता है बच्चों, इसलिए इसको आयनिक यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ये बताइए आप लोग। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जब आवर्त कहेगा बच्चों 7 आवर्त होते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला, कैल्शियम सल्फेट है ना, सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो होता है बच्चों उसका अन्य नाम क्या होता है, जल्दी बताओगे बाबू। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का जो नाम होता है बच्चों, जिसका कैल्शियम सल्फेट बच्चों अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है, याद रखोगे इसका अन्य नाम होता है। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पोप होता है बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों अगले सवाल में, जल्दी बताओगे आप लोग। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, ये बताओ आप लोग। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है आप लोग याद रखोगे बाबू। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 8 होती है, याद रखोगे बाबू। चलो बाबू आगे बढ़ जाता हूँ अगले सवाल में, सभी लोग बताओगे 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा आप लोग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 10 पर पावर -12 मीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, बताइएगा आप लोग। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन
कौन हो जाएगा? देखिए एथेनॉल का मतलब है यहाँ पर एल्कोहल आ गया बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया? एल्कोहल आ गया और एल्कोहल का सूत्र होता है OH होता है बच्चों। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है ना। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? याद रखोगे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, NaCl होता है, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू 46 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है बच्चों? ये बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस मतलब संयंत्र का उदाहरण है, मतलब जिसमें बायोगैस होता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग का राइट आंसर होने वाला है CH4 मीथेन जो है ना। बायोगैस में मीथेन भी होता है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताओ बाबू क्या होने वाला है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों, है ना, वो कितनी होती है? जल्दी बताओगे बाबू। राइट आंसर आपका होने वाला है 19 होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 48 नंबर सवाल, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है बच्चों? ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है बच्चों? जल्दी बताओगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CH3COOH होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, कार्बन क्या है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग, कार्बन क्या है? जल्दी बताओगे बाबू। तो ये कहेंगे आप लोग अधातु होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अधातु होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 50वां नंबर सवाल है बाबू, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, ये बताइए आप लोग। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है बच्चों? आप कहेंगे जाइगोट का निर्माण होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाता हूँ अगले सवाल में। अगला 51 नंबर है, किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी है ना संरचना क्या कहलाता है बच्चों? तो किसी जीव की जीनी जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइए आप लोग। अगला है आपके सामने, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, सर्प होता है, सांप होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल है बाबू आपके सामने, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या हो जाएगा? तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? आप लोग इसको याद रखिएगा, एनीमिया होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में 54 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बच्चों? आप लोग इसको याद रखोगे, मृतजीवी पोषण होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल में ऑक्सीजन जो है बच्चों वो क्या है? ऑक्सीजन जो है बच्चों ये क्या है? जल्दी बताइएगा आप लोग, ऑक्सीजन क्या होता है? तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल, मानव में डायलिसिस थैली होती है, ये बताइए आप लोग। माइनस मानव में डायलिसिस जो थैली होती है नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना परसेंट उपस्थित है? 0.03%। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है बच्चों? याद रखोगे आप लोग, क्या बनता है जी? याद रखिए जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बनता क्या है बच्चों? जाइगोट बनता है, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है बच्चों? देखो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन होगा बच्चों? जल्दी बताओ आप लोग। राइट आंसर आप लोग का होने वाला है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ईस्ट में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है मादा एनफिलीजा जो है किस तरह के पानी में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर? तो याद रखिएगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है साफ जल में उत्पन्न होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर हैं किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में होते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। ओजोन परत पाई जाती है, बताइए आप लोग क्या होगा, किस स्फीयर में? ओजोन परत किस स्फीयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। बताइएगा आप लोग, कहता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को, है ना, ग्रहण करने वाले होते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं बच्चों, उत्पादक कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने है। एंड्रोन है ना, एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी जो है बच्चों वो वाहक होता है। जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है 66 नंबर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 67 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? याद रखिएगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है बच्चों? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो याद रखिए आप लोग का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है शुक्रवाहिका में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। ओजोन परत के, है ना, अब क्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? बताइए आप लोग क्या होगा आपका? तो ओजोन परत के क्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो रही है? त्वचा कैंसर सबसे अधिक बढ़ रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बताइएगा आप लोग क्या होगा आपका? अनुवांशिकी गुणों का है ना, संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है, संदेश वाहक होता है बच्चों, वो किसको बोलते हैं हम लोग? डीएनए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला। एक नर हार्मोन है बच्चों, बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन एक नर हार्मोन होता है? नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चों कहाँ होता है? शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है ना, वृषण में होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 73 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो 73 का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, ये बताइए आप लोग। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए बच्चों अगले सवाल में बढ़ते हैं। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा 81 025 82 657 पर व्हाट्सअप कर लेंगे। गुरुजी हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, इसका पीडीएफ हमको चाहिए बच्चों, आपको हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कोष्ठ होते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला। निम्नांकित में से कौन सा पुनर्रुद्भवन का उदाहरण है? बताइए आप लोग क्या होगा? निम्नांकित में से कौन, है ना, पुनर्रुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल 77 नंबर। प्रकाश की ओर प्ररोहन की गति होती है बच्चों किस अनुवर्तन में? बताइएगा आप लोग। तो प्रकाश की ओर जो गति होती है बच्चों वो किसमें होती है बच्चों? प्रकाशिकीय अनुवर्तन में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यूरोक्रोम के द्वारा होता है। सी एन बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों अगला सवाल है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका किसका चीज होना, है ना, कौन कौन सा चीज होना आवश्यक है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडीन होना आवश्यक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो याद रखिएगा मस्सा जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तो बच्चों जिन बच्चों को इसका पूरा ऑल पीडीएफ चाहिए, बच्चों पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए आंसर के साथ बच्चों, तो आप लोग व्हाट्सएप पर 810525 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, ग्रुप में जोड़ देंगे, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनका जिनका 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को बच्चों, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू बच्चों।